गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट 16 सितंबर है और कल जो भी न्यूज इवेंट्स चर्चा में थे उन पे बेस्ड जो करंट अफेयर एमसीक्यूज के माध्यम से हम सारा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला जो एमसीक्यू काफ़ी चर्चा में था वो पिंक टैक्स को लेके है। अब आप सोचोगे पिंक टैक्स क्या है, तो पिंक टैक्स बेसिकली कोई टैक्स नहीं है, ना तो कोई ऐसा ड्यूटी है जो कोई सरकार लगा रही है। ये बेसिकली एक टर्म है और एक कैसी टर्म है, कहाँ उपयोग होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप देखते होंगे कुछ कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वुमेन भी यूज़ करती हैं, मैन भी यूज़ करते हैं। तो महिलाओं के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक तरह से अगर आप बात करो तो यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग जो कंपनियां होती हैं तो पुरुषों को जो सामान देती हैं, मेल को जो सामान देती हैं, उनके कंपेयर महिलाओं को जो सामान देती हैं सिमिलर टाइप के, उन पे जो अतिरिक्त लागत ली जाती है वो है। कभी आप जानते होंगे, कभी आप जानते हो कि छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके महंगे आते हैं। तो ये एक तरह का एक टर्म यूज किया जाता है पिंक टैक्स। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो आप जानते होंगे कि कंज्यूमर फोरम है, उसने यह कहा है कि जो कंपनियां हैं वो फेयर प्राइस डिसाइड करें किसी भी चीज़ का, वो ये डिसाइड ना करें, ना ही वो डिस्क्रिमिनेट करें मैन और वुमेन के जो प्रोडक्ट हैं उनमें। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब स्टेटमेंट क्या है, द पिंक टैक्स रेफर टू द एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज प्रोडक्ट एज अ सर्विस market to the women compared to these intended for men with no corresponding benefit to the government। तो यहाँ पे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ कंपनियां यहाँ पे लाभ उठाती हैं। इस तरह के टैक्स जो होता है पिंक टैक्स माना जाता है। पहला स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, there are currently no specific Indian law prohibiting the pink tax, but the National Consumer Dispute Redressal Commission has ruled that companies must follow fair price and avoid gender-based price discrimination। कोई अभी यहाँ पे इस पे रूल तो नहीं बना है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं उनको किसके द्वारा बोला गया है, एनसीडीआरसी के द्वारा, राष्ट्रीय जो उपभोक्ता फोरम है उसके द्वारा बोला गया फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताया जो करंट अफेयर से। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाए, कौन सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा सी ओरिजिन भी जान लेते हैं। तो इसका ओरिजिन बेसिकली 1994 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यूएस का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले वहीं पे जो ऐसा देखा गया था कि जो गर्ल्स के जो प्रोजेक्ट है लेडीज के, वो 13% ज़्यादा महंगे थे जनरल सिमिलर प्रोडक्ट्स थे जो लोगों के मेंस के जो कपड़े आते हैं उनके कंपेयर में वुमेन कपड़े ज़्यादा महंगे थे। तो पहली बार यहाँ पे ऐसा देखा गया था। ठीक है, आगे हम क्यों देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कोआला के बारे में, कोआला है क्या, अभी चर्चा में क्यों था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि एक टीके की खोज हुई है जो कोआला को लगेगा। अब कोआला को क्यों टीका लगेगा, क्योंकि कोआला को एक रोग हो गया है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया उसका प्रभाव कोआला पे पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे उनको टीका लगना। कोआला एक तरह भालू है जिसको फाइसोलार्क्टोस सिरेनियस भी बोला जाता है, और एक इस तरह का है हर्बीवोरस है, शाकाहारी है। शाकाहारी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर इनका जो रहना सहना है वो यूकेलिप्टस के पेड़ में होता है। ठीक, कोआला इज अ ट्री ड्वेलिंग हर्बीवोरस एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलियन करंटली लिस्टेड वल्नरेबल ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो आईयूसीएन की जो करंटली लिस्ट है उसमें वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है कोआला को। यहाँ पे स्टेटमेंट इसके बारे में बोल रहा है। दूसरा, द रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लैमिडिया वैक्सीन फॉर कोआला, एक की थ्रेट ऑफ स्पीसीज। तो हाल में कोआला के लिए पहली क्लैमिडिया टीका मंजूरी यहाँ पे मिली है, इसके बारे में आपको बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें आईयूसीएन का, आईयूसीएन को वल्नरेबल, या अगर हम बात करें सुभेद्य या संवेदनशील कहते हैं, सुभेद्य कैटेगरी में आता है कोआला। ठीक है, इन प्रजातियों में बीमारी है, हैबिटेट लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड इशूज इनके द्वारा इनके ये फेस करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया लगभग 70% के आसपास जो कोआला है इस रोग से प्रभावित हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक अभी टीके की खोज की गई है। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखेंगे यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हो ट्राइब को लेके है, किसको लेके, हो ट्राइब को लेके क्या एमसीक्यू है, आइए देखते हैं। एंड पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, द हो आर द ऑस्ट्रो आसियाटिक ट्राइब मेनली फ्रॉम कोल्हा झारखंड स्पीकिंग द हो लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसिंग द सारना रिलीजन। तो यहाँ पे हो ट्राइब क्या है, कोल्हान झारखंड से है और हो भाषा बोलती है, सारना धर्म का पालन करती है। दूसरा, देयर ट्रेडिशनल मनकी मुंडा सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम एड्रेस लैंड रेवेन्यू इशू इज इट मेन फंक्शन। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ, जो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मानकी मुंडा उनका ऑटोनॉमस सिस्टम है। इसी ऑटोनॉमस सिस्टम को जिला प्रशासन ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो जिला प्रशासन के खिलाफ अभी झारखंड का जो पश्चिम सिंहभूम जिला है वहां पर विद्रोह देखने को मिल रहा है हो ट्राइब के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा,
जो इनका सिस्टम, इसको कहा जाता है मानकी मुंडा सिस्टम, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इसको बोला जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो पहले स्टेटमेंट ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब है, मुंडा ब्रज, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देख रहे होंगे, फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झारखंड, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। तो झारखंड, उड़ीसा और ये वाला रीजन आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले रीजन में ये ट्राइब पाई जाती है। कृषि कार्य में ज्यादातर लगे रहते हैं, ठीक है, हालांकि वो भूमि मालिक हैं, मजदूरी का भी काम वो करते हैं। पारंपरिक संगीत अगर हम बात करें तो डुमेंग एक इनका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम कहें रुतु, ये बांसुरी को बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ ये भी ध्यान रखते हैं। अब जो 90% में है वो स्वदेशी सारणवाद या सारण जो धर्म है उसका पालन करते हैं। उनमें गांव में एक पुजारी होता है जिसको देवरी बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? देवरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे थी जो हमने यहाँ पर देख ली। हो विद्रोह ही होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपने देखा होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा जो ये जो स्टेटमेंट है, क्या नाम है इसका, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, ये जो सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रसिया का जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल कैन ट्रेवल स्पीड अप टू मैक 9, मैक 9 तक जो रसिया का मिसाइल है ट्रेवल कर सकता है यूजिंग 2 स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम। तो दोहरे इंजन, एक अब पहला जो इंजन है ना वो ठोस प्रणोदक में सॉलिड फ्यूल वाला है। सेकंड इंजन स्क्रैमजेट का है, स्क्रैमजेट एक्टिवेट होता है। पहले इंजन में वो सुपरसोनिक स्पीड पकड़ता है, मतलब साउंड से 3 to 4 गुना ज़्यादा स्पीड पकड़ता है। और दूसरे में वो हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है, मतलब दूसरा इंजन जैसे ही ऑन होता है उसका, अगर हम बात करें स्क्रैमजेट इंजन, तो जैसे ही जलता है तो हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है। और इसके लिए वो लिक्विड फ्यूल का यूज करता है स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, लिक्विड फ्यूल। तो पहले इसमें सॉलिड फ्यूल, सेकंड में लिक्विड फ्यूल। अब इसकी गति जो पहुंच जाती है, कितनी पहुंच जाती है, मैक 9 तक इसकी स्पीड पहुंच जाती है। और इसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई की अगर हम बात करें लगभग 400 किलोमीटर के आसपास रेंज तक जा सकता है, ठीक है, और 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। पारंपरिक और जो परमाणु जो ट्रेडिशनल जो वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों को ले जाने में बहुत सक्षम है। नेविगेशन सिस्टम है, रडार, होमिंग है, प्लाज्मा स्टील टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ये लिंक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ दूसरा बोला कि द नाटो कोड जिरकोन मिसाइल SSN-33, तो इसका कोड SSN-33 है। ये बात यहाँ पे सही, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे INS त्रिकांड के बारे में। INS त्रिकांड एक तलवार क्लास फ्रिगेट है, वॉज बिल्ड एट यंत्रा शिपयार्ड रशिया एंड कमीशन इन 2013। तो इसको त्रिकांड को कहाँ डेवलप किया गया था? रशिया में डेवलप किया गया था। दूसरा, इट इज इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल एडवांस स्टील्थ सैम एंड ऑपरेट्स अंडर द इंडिया नेवी वेस्टर्न फ्लीट। यह ब्रह्मोस मिसाइल से युक्त है, उन्नत स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े को संचालित करती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में, त्रिकांड के बारे में, तो भारत और ग्रीस के बीच में अगर हम बात करें तो प्रथम द्विपक्षीय जो समुद्री अभ्यास का संचालन हो रहा है अभी, उसमें नौसेना जो हमारा त्रिकांड है वो भी जा रहा है, जिस वजह से अब ऐसा माना जाए जो मेडिटेरियन से है वहाँ पे ये जाएगा, ठीक। अब ये भारतीय नौसेना का तलवार क्लास का जो फ्रिगेट है, यह तो बात एकदम यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है। और भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए तलवार श्रेणी के फ्रिगेट के दूसरे बैच का तीसरा जहाज है, ठीक है। अब इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? रूस के कालिनग्राद में यहाँ पे इसका निर्माण हुआ। तो पहले स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। और ये मुंबई का जो हमारा बेड़ा है, पश्चिम नौसेना कमांड है, उसका हिस्सा है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सकते हैं, ये भी बात यहाँ पे सही है। तो काफी जो स्टेटमेंट इसके दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखेंगे एमसीक्यू यहाँ पे, इसको कमीशन कब किया गया था ये बात यहाँ पे बतानी भूल गई। तो ये 29 जून 2013 को नौसेना में शामिल किया गया था INS त्रिकांड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे, द IEC हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड डेवलप ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो IEC का मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है और ये विद्युत इलेक्ट्रॉनिक संबंधी स्टैंडर्ड तैयार करता है, ठीक है। दूसरा, द IEC स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बोर्ड सेट टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉलिसी वर्किंग क्लोजली विद ISO एंड ITU। तो IEC स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बोर्ड तकनीकी का तय करता है, ISO ITU के साथ मिलकर कार्य करता है। अब है क्या मामला, क्या है अगर आप देखें, मामला ये है कि भारत 15 से लेकर 19 सितंबर के बीच में भारत मंडपम, आपको पता है दिल्ली में, वहां पे क्या करेगा? भारत मेजबानी करेगा, मेजबानी करेगा भारत किसकी? ये जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल जो कमीशन है उसकी, ठीक। एक तरह का NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और क्या,
दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली करेक्ट दिख रहे हैं मुझे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं जो इसको बताया जाए और ज़्यादा खींचा जाए। ठीक है, अब इसमें ऐसा माना जाए कि 150 देश के आसपास इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, ये तो बात आपको पता ही है। इसी बार में हेडक्वार्टर भी इसका सही जेनेवा में है। सारे स्टेटमेंट बाकी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़े अगले एमसीक्यू की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The PLI scheme for white good offer 4 to 6% incentive for incremental sale of AC LED product over 5 year period। तो श्वेत जो वस्तुएं हैं जैसे एसी है, इन सब के लिए पीएलआई स्कीम को 4 से 6% यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाएगा। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन सेलेक्टेड इंडस्ट्री जोन इन इंडिया। तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें तो हाल में सरकार ने ये पीएलआई की स्कीम को जो विंडो है इसको और ओपन किया और एयर कंडीशन सबके लिए भी यहाँ पे खोल दी। इसका पर्पज ये है कि जो अगर हम बात करें भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में जो विनिर्माण है मैन्युफैक्चरिंग, उसको यहाँ पे बढ़ावा देना यहाँ पे पर्पज है। ठीक है, अब भारत का जो निर्माण बढ़ावा देना यहाँ पर साथ ही भी आप देखेंगे जीएसटी रेट्स में भी कमी की गई है। तो इसका मतलब कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है। अब इसमें कौन सी कंपनी आवेदन कर सकती है, तो जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड हो भारत में वो इसमें आवेदन कर सकती है। और अगर हम बात करें इस योजना को लागू किया जाएगा 2021-22 से लेकर 2028-29 तक। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़े। और डीपीआईआईटी इसका क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, लेकिन उसके अंदर जो डीपीआई डिपार्टमेंट है वो इसे काम इसमें करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चुनिंदा उद्योग क्षेत्र में लागू ऐसा बात यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसको लेके इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईएनएस अंद्रोथ इज ए शैलो वाटर एएसडब्ल्यू वेसल्स बिल्ट इन जीआरएससी कोलकाता एंड नेम आफ्टर एन आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो आईएनएस अंद्रोथ एक उथले पानी पनडुब्बी रोधी पोत है जिसे जीआरआईएस कोलकाता ने बनाया। इसका नाम लक्षद्वीप के द्वीप पर रखा गया है। दूसरा, ओवर 80% ऑफ शिप कंटेंट इन इंडिजिनस एंड इट सपोर्ट एडवांस अंडर वाटर कोस्टल सर्विलेंस ऑपरेशन। जहाज का 80% से हिस्सा स्वदेशी है या उन्नत पनडुब्बी तटीय का समर्थन करता है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। अगर हम बात करें या तो इसी के बारे में बात करते हैं, क्या आखिर है क्या। तो हाल में क्या भारतीय नौसेना का जो दूसरा स्वदेशी जो पनडुब्बी रोधी है ना, उसको अभी क्या किया गया, एंडोर्थ प्राप्त हुआ है। इसका नाम लक्षद्वीप का एक आइलैंड है एंड्रोथ। तो वहां जो लक्षद्वीप का नाम है उसके लक्षद्वीप के आइलैंड के नाम से इसका नाम यहाँ पर पर ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 77 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन के द्वारा ये चलेगा, डीजल इंजन वाटर जेट के द्वारा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बनाया किसने है, तो गार्डन दिस शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया। ये 8वां पनडुब्बी रोधी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें 80% स्वदेशी है, तो बात आपको पता है। आगे बढ़े तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। लास्ट consider the following statements. Scarborough Shoal is a claim by the both China and the Philippines, which located 220 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लुजोन, raising competing sovereign claim under यूनियन क्लॉज। तो स्कॉरबोरो शोल चीन और फिलीपींस दोनों द्वारा दावा करते हैं लुजोन के पश्चिम में 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे यूएन क्लॉज के तहत संप्रभुता विवाद उत्पन्न करते हैं। यह क्षेत्र मछली पकड़ने और समुद्री संसाधन के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका ये दूसरा द एरिया इज कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट फॉर फिशिंग एंड मरीन रिसोर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र मछली पकड़ने और समुद्री संसाधन के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें, गिव मी अ सेकंड। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों सही है। जो ये सोल पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। आपने साउथ चाइना सी देखा हो तो वहाँ पे स्कॉरबोरो शोल है, वहाँ पे क्या है दोनों दावा करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें लुजोन के 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब यूएन क्लॉज के तहत संप्रभुता के लिए दावा करती है, तो बात यहाँ पे सही हो रही है। अगर हम बात करें यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। समुद्र संबंधी जो कानून है उसको उसके संबंध में वैश्विक स्तर पर कौन कानून बनाता है, वो कौन बनाता है, वो यूएन क्लॉज बनाता है। अब यूएन क्लॉज को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1982 के आसपास अगर हम बात करें इसको बनाया गया था। बाद में इसके जो कानून 1994 के आसपास लागू होने लगे थे। अब ये कॉस्ट लाइन डिसाइड करता है कितने किसी कॉस्ट लाइन, जैसे आप इंटरनल वाटर कितना है, फिर टेरिटोरियल एरिया कितना है, कंटिजियस जोन कितना है, ये ईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, हाई सी क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, इस सब के बारे में यूएन क्लॉज बताता है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतने। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे
मैं आपको बता देता हूँ, इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी, यहाँ यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल, या तो आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो भी आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही।